जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का टॉप 40 महत्वपूर्ण वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटफुल रहने वाले। ठीक है, तो दोस्तों आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कवर कराए हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे। और इससे पहले दोस्तों मैंने पार्ट 1 करा दिया। ठीक है, यदि आप पार्ट 1 को नहीं देखे दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए अवश्य मिलेंगे, इसलिए आपसे और आपको बताना कि आप 40 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आप सही सही कर पा रहे हैं। ठीक है, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है जो कि एक प्रश्नावली की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या पूछा गया है, ऑप्शन ए में बोला गया है दोस्तों कि प्रश्नावली लंबी हो सकती है। दोस्तों ये प्रश्नावली लंबी हो सकती है, प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, प्रश्न का क्रम सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए, या फिर प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो प्रश्नावली की विशेषता नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि संख्याकी का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत बार क्लास 11th का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि जो संख्याकी है इसका जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो गॉडफ्राइड एकेनवाल को दोस्तों संख्याकी का जनक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन किसका है। दोस्तों ये जो अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संबंध में मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन कौन सा अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था। तो ये जो कथन दिया गया दोस्तों, ये दिया गया है किसके द्वारा, तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, और इनके पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये जो एडम स्मिथ है, इनका पुस्तक का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया कि एडम स्मिथ के पुस्तक का नाम क्या था, तो वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, और इन जो अल्फ्रेड मार्शल ये कौन सा सिद्धांत दिए थे, तो ये दिए थे कल्याण संबंधित परिभाषा जो है ये इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों कि मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों इनमें से कौन सा कथन है जो कि सत्य है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही व्याख्या करना कठिन है। ठीक है दोस्तों, किसी भी मुक्तोत्तर प्रश्न में सही व्याख्या करना काफी ज्यादा कठिन होता है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परास का अर्थ क्या होता है। दोस्तों ये जो परास है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो परास का शाब्दिक अर्थ की बात करें दोस्तों, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर को परास कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला दो वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है। तो दोस्तों लिंग के आधार पर दोस्तों देखा जाए तो पुरुष और महिला दो वर्गों में विभाजित किया गया है, तो ये किस आधार पर विभाजित किया गया, तो गुणात्मक आधार पर। ठीक है, गुण के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस सारणी में पंक्ति शीर्षक को कहा जाता है। दोस्तों किसी सारणी में ये जो पंक्ति शीर्षक होता है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे अवशीर्ष कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, अवशीर्ष। अगला प्रश्न है कि आयात चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। दोस्तों ये जो आयात चित्र होते हैं ये किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं, तो ये सतत चर के लिए बनाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा, सतत चर। अगला प्रश्न क्या है कि सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर भागफल प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो समांतर माध्य कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य है। दोस्तों इनमें से किसकी गणना करने के लिए आंकड़ों को हमेशा बढ़ते क्रम में रखा जाता है, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माध्यिका को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। माध्यिका में दोस्तों हमेशा हम लोग बढ़ते क्रम में आंकड़े को सजाते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को चार बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी चतुर्थ। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये जो मानक विचलन होते हैं इसके सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है, तो इसके सापेक्ष माप को दोस्तों परास गुणांक भी कहा जाता है, विचलन गुणांक भी कहा जाता है और विचलन गुणांक भी कहा जाता है, विरचन और विचलन दोनों कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इनमें से सभी ये सभी कहा जाता है मानक विचलन को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माप की गणना में प्रेक्षणों और औसत से विचलनों के निरपेक्ष मान को लिया जाता है। तो ये किस में लिया जाता है दोस्तों, तो ये लिया जाता है माध्य विचलन में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा माध्य विचलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी रेखीय सहसंबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है। ठीक है दोस्तों, दो चर के बीच यदि सहसंबंध धनात्मक होता है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा। तो इसका गुणांक का मान क्या होता है दोस्तों, तो एक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा एक। यदि धनात्मक रहेगा तो एक और यदि ऋणात्मक रहेगा तो -1। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है। दोस्तों ये जो कोटि सहसंबंध है इसके विकास का श्रेय इनमें से किसे जाता है। तो इसकी विकास के श्रेय की बात करें दोस्तों तो इसे जाता है स्पीयरमैन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों और औसत परिवर्तन को मापता है। दोस्तों इनमें से कौन सा सूचकांक है जो कि खुदरा कीमत और औसत परिवर्तन को मापता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेस्पेयर का कीमत सूचकांक में किस भार के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये किस भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा 19 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आधार अवधि की मात्रा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये जो मदों के सापेक्षिक महत्व है इसे बताने वाले सूचकांक को इनमें से क्या कहा जाता है। तो इसे बताने वाले जितने भी सूचकांक होते हैं दोस्तों इसे कहा जाता है सरल सामूहिक सूचकांक भी कहा जाता है। ठीक है, सरल मूल्यानुपातिक सूचकांक भी कहा जाता है और भारतीय सूचकांक भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है। दोस्तों ये अर्थव्यवस्था का प्राथमिक सेक्टर है ये इनमें से किससे संबंधित है। तो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है दोस्तों, कृषि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा कृषि। ठीक है, और सेवा क्षेत्र जितने भी होते हैं ये कौन से सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उद्योग की बात करें तो ये सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो योजना आयोग है इसकी गठन कब किया गया था। तो इसकी गठन दोस्तों 1950 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। दोस्तों भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईस्वी की बात करें दोस्तों तो 2012 से लेकर कहाँ तक था, 2017 तक। ठीक है, ये भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई। दोस्तों ये जो भारत में नई आर्थिक नीति है इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है ये 1991 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विनिवेश का उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों ये विनिवेश है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो वित्तीय अनुशासन को भी बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, आधुनिकीकरण में सहायता देना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले। ठीक है, इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से पहले। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या होता है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग किस सेक्टर में लगे होते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि कृषि में दोस्तों सबसे अधिक लोग कार्यरत होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा कृषि में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों यदि बात करें कि कपास को सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है, तो भारत जो है दोस्तों इंडिया जो है ये कपास को उत्पादन में सर्वप्रथम है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। दोस्तों बहुत ज़्यादा VBI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है इसको किस वर्ष पारित किया गया था। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2005 में, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो 2005। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं। दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन सा जो कि मानव पूंजी नहीं। तो इंजीनियरिंग की बात करें दोस्तों तो यह भी मानव पूंजी है, डॉक्टर की बात करें तो ये भी मानव पूंजी है, शिक्षक की बात करें तो ये भी मानव पूंजी है, लेकिन कंप्यूटर दोस्तों यह मानव पूंजी नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव विकास क्या है। दोस्तों ये मानव विकास है ये क्या है। तो यह साधन है या फिर यह एक साध्य है। तो ये दोनों है। ठीक है दोस्तों, तो साधन और साध्य दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, इनमें से सभी। ठीक है। परिवहन का विकास भी करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शहरीकरण भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शहरीकरण करना, और सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये आधारिक संरचना इसके अंतर्गत क्या आता है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए दोस्तों तो इसके अंतर्गत आता है बिजली भी आता है, सिंचाई भी आता है, सड़कों का निर्माण भी आता है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसकी स्थापना कौन सा वर्ष में किया गया था। तो इसकी स्थापना दोस्तों ये किया गया था 1975 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 1975। डेट की बात करें दोस्तों तो 26 सितंबर। ठीक है, 26 सितंबर 1975 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में कितना होता है। दोस्तों जो ग्रामीण श्रम बल है इसकी तुलना में शहरी श्रम बल की तुलना क्या अधिक होता है, कम होता है या फिर बराबर होता है। तो राइट आंसर होगा 35 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति को रोजगार को डैश कहा जाएगा। तो दोस्तों ये जो ईंट निर्माण कार्य में कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो उस व्यक्ति को दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दिहाड़ी मजदूर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ऊर्जा को गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। दोस्तों गैर परंपरागत कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऊर्जा है जिसका उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, तो ताप बिजली का उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है, पन बिजली का भी उपयोग दोबारा नहीं कर सकते और कोयला का भी उपयोग नहीं कर सकते दोबारा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये सौर ऊर्जा इसका उपयोग दोबारा कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है। दोस्तों इनमें से कौन सा जो कि स्वास्थ्य के निर्धारक का सूचक है। तो ऑप्शन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा शिशु मृत्यु दर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है। दोस्तों ये जो जैविक खाद होते हैं इसको खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है। तो यह हल्का होता है, यह महंगा होता है, यह कम लगता है, या फिर इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं होते। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं मिलाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सार्क का गठन कब हुआ था। दोस्तों ये जो सार्क है इसकी गठन की बात करें तो इसकी गठन कब हुआ था। तो इसकी गठन 1985 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कौन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने टॉप 40 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कर लिए। और यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे दोस्तों तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप उस वीडियो को भी देख लिए। ठीक है, और यदि आप सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं दोस्तों तो आप चैनल में विजिट करके हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत सारे सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया हो। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को लाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। ठीक है, फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।